नमस्कार दोस्तों। आज हम साइकोलॉजी के रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक सीरीज़ में लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही हम लगभग 25 टेस्ट अपन सॉल्व करेंगे। थोड़ा स्पीड में चलेगा लेकिन हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती है। जब एक छोटा बच्चा जन्मता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर है दोस्तों 270। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह, 9 माह, 8 माह या 6 माह? तो एक बालक अपनी माँ को 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो बालक के जन्म के समय 350 ग्राम उसके मस्तिष्क का भार होता है और एक जो वयस्क आदमी होता है उसका मस्तिष्क का भार 1450 ग्राम होता है, औरत का 1350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखने का आदर्श काल माना जाता है शैशवावस्था व किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को? सीखने का आदर्श काल है वो शैशवावस्था को माना जाता है और ये बताया था वैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया? लंबात्मक विधि, क्षैतिजीय विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि? तो गैरिसन ने जिस विधि का प्रयोग किया था वह लंबात्मक विधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है सीखना? सामाजिक है, मानसिक है, शारीरिक है या नैतिक प्रक्रिया है? तो सीखना दोस्तों एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1887 में, 1879 में, 1590 में या 1930 में? जी हाँ, और बिल्कुल राइट आंसर है अपना फोर्थ ऑप्शन 1930 में। अगला प्रश्न है, विकास प्रारंभ होता है शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? तो विकास दोस्तों प्रारंभ हो जाता है जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, तभी से उसका विकास वो धीरे धीरे उसके मांसपेशियाँ बनती है, शरीर का विकास होता है, आँखें बनती है, मस्तिष्क बनता है। एक छोटी सी एक सिंगल कोशिका से पूरे शिशु का विकास होता है। तो इसका विकास है वो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, शैशवावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बालिकाएं हैं वो बाल्यावस्था में बालकों से अधिक लंबी होती है। देखो दोस्तों, शैशवावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे के सिमिलियर है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था एक दूसरे की थोड़ी सिमिलियर है कि जिस प्रकार सबसे तीव्र विकास होता है किशोरावस्था में और शैशवावस्था में, उसी प्रकार बाल्यावस्था में थोड़ा विकास है वो धीरे होने लग जाता है। लड़कियां हैं वो बाल्यावस्था में लड़कों से आगे रहती है हर मामले में, और किशोरावस्था आते आते लड़के वापस फिर से आगे निकल जाते हैं विकास के अवस्थाओं के में अगर देखें तो। अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण? तो दोस्तों जब छोटा बच्चा होता है वो क्यों रोता है? उसको किसी प्रकार का भय होता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल उसको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। एक छोटा बच्चा सांप से नहीं डरता, वो सांप को पकड़ लेता है, तो वो जन्मते ही क्या भय से डरेगा?
वातावरण में परिवर्तन के कारण ये हो सकता है। पीड़ा के कारण उसे किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती है, और भूख भी जन्म लेते ही उसे भूख भी नहीं लगती है। तो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा वातावरण में परिवर्तन के कारण वो रोता है, क्योंकि गर्भावस्था में जो वातावरण था वो अलग था, और बाहर आते ही उसे अलग वातावरण मिल जाता है। जब गर्भावस्था में होता है तो वह पेट में जो तरल पदार्थ है वहाँ पे रहता है, और जैसे ही वातावरण में आता है तो वो हवा के संपर्क में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, तत्परता का, एकता का, या इनमें से सभी। तो दोस्तों वृद्धि और विकास का देखो, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत वृद्धि और विकास का है। तत्परता का सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, वो अधिगम का सिद्धांत है। एकता का सिद्धांत भी वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, तो अपना राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक, गणनात्मक, गुणात्मक, या नकारात्मक? तो विकास दोस्तों गुणात्मक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पे रचना तो कोई होती नहीं, विकास से रचना से कोई लेना देना नहीं है। गणनात्मक जिसकी गणना कर दी जा सकती है, तो विकास की कोई गणना नहीं की जा सकती, इसको गिना नहीं जा सकता, इसके गुणों को मापा जा सकता है, तो ये गुणात्मक होता है। और विकास कभी नकारात्मक नहीं होता। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बच्चा की हाइट बढ़ गई है या एक बच्चे ने जो कुछ सीख लिया है उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं, मतलब नकारात्मक कभी विकास नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृद्धि का संबंध किससे है? केवल आकार से, आकार और भार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों वृद्धि का संबंध है वो आकार और भार दोनों से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, और विकास की सभी प्रतिक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती है। बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है इनमें से? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास रेखीय होता है कि एक ही दिशा में, मतलब एक ही सीधी रेखा में कभी विकास नहीं होता। विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है। तो पहला ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत बात है। विकास है वो जन्म से लेके मरण पर्यंत चलती रहती है, पूरे जीवन भर विकास चलता रहता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल राइट है। ये विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर वो समान नहीं होती। किसी का विकास तीव्र गति से होता है तो किसी का बहुत धीरे धीरे होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो आपस में अंतर संबंधित होती है। जो मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, शारीरिक विकास मानसिक विकास को, संवेगात्मक विकास को, हर प्रकार का विकास की जो प्रक्रिया है वो सबको प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो कि है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। तो विकास होता है वो शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा मुझे भी डाउट है। अगला प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों से नैतिक मूल्यों का, तो धार्मिक शिक्षा को महत्व देने से नैतिक मूल्यों का विकास उतना नहीं होता है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाने से तो नियमों का कभी कोई पालन नहीं कर सकता। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके,
तो क्या होता है कि जब चर्चाएं करते हैं नैतिक चीज़ों पे तो उनको शामिल करना चाहिए, उनके विचारों को जानना चाहिए, जिससे क्या होता है उनका नैतिक विकास अच्छे से होता है। और कभी भी कठोर नियम देकर या निर्देश देकर नहीं अपनाया जा सकता, नैतिक विकास नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना और प्राकल्पना का निर्माण करना। तो दोस्तों कोई भी समस्या है उसको समाधान करना, तो सबसे पहले हमें उस समस्या के प्रति जागरूक होना जरूरी है। तो अपना दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर कब पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष? तो जो मानसिक विकास है वो दोस्तों 15 से 20 वर्ष की आयु में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? किस अवस्था में सामाजिक विकास पर, किस अवस्था में या किसकी वजह से सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, निम्न में से कौन सी है? किसी भी अवस्था में। तो असुरक्षा का प्रभाव सामाजिक विकास पर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? युक्तिकरण, शोधन, प्रक्षेपण या दमन? संवेग का नियंत्रण सबसे अच्छा उपाय है दोस्तों प्रक्षेपण। किशोरों में अगर आप संवेगों को नियंत्रण करना चाहते हैं तो प्रक्षेपण विधि का यूज करना चाहिए। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? किशोर अवस्था में देखो क्या कौन सी अवस्था है किशोर से संबंधित? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था या आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था? राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना फोर्थ, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना? तो किशोर अवस्था में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? आत्मगौरव की भावना पाई जाती है। किशोरों को अपने सम्मान की ज़्यादा इच्छा मतलब रहता है कि लोग मेरा सम्मान करें, अपने आप पर वह गर्व महसूस करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित कर सकता है, यह किसने दिया था? कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का है, हरलॉक का है, मैकडूगल का है या मुंद्रा का है? दोस्तों ये है हरलॉक का है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है? जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार, जहाँ पर मनुष्य के काम आता है, वह एक समाज में रहना सीखता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, तो यह प्रक्रिया दोस्तों सामाजिकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसने दिया था? तो यह दिया था दोस्तों अपना स्टैनली हॉल ने। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? शारीरिक व मानसिक दोनों और बौद्धिक? तो राइट ऑप्शन है अपना दोस्तों शरीर और मन संबंधी थर्ड ऑप्शन, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से उस अध्ययन का विषय होना चाहिए किशोरों की, अगर इस जटिल अवस्था का अध्ययन करना है तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है? यह परिभाषा किसने दी थी? तो दोस्तों यह दी थी जीन पियाजे ने।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसकी योजना नहीं बना सकता, वह है, तो क्या नहीं कर सकता? शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके क्या नहीं बना सकता दोस्तों? तो उसका वो क्या नहीं कर सकता? देखो, एक शिक्षार्थी का मानसिक योजना के हिसाब से वो पाठ्यक्रम भी बना सकता है। शारीरिक विकास वो नहीं कर सकता, मानसिक ज्ञान लेकर उसका विषय वस्तु का चयन कर सकता है और शिक्षण विधि का भी चयन कर सकता है, लेकिन शारीरिक विकास शिक्षार्थी के मानसिक विकास के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध निम्न नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो मानसिक विकास में किसका संबंध नहीं है? स्मृति का विकास बिल्कुल मानसिक विकास है। तर्क और निर्णय, इसके लिए भी मानसिक विकास का होना जरूरी है। शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, इसके लिए मानसिक विकास का होना जरूरी नहीं है। तो अपना राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति और जिम्मेदारी उठाने का अवसर। तो अपना साफ साफ आंसर दे रहा है कि लालच कभी भी किशोरावस्थाओं को नहीं दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या है वो कम हो जाती है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? तो दोस्तों, अस्थिकरण के बाद में किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना जाता है? तो प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया को दोस्तों अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। प्रमुख समस्या पूछा है दोस्तों, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। दोस्तों, किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे के अंदर मन में बहुत सारे तूफान उड़ते रहते हैं, वो समायोजन नहीं कर पाता। तो ये अवस्था दोस्तों राइट आंसर अपना समायोजन की अवस्था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान संवेदना की पहली पीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह क्या है? शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है या मानसिक विकास है? तो दोस्तों, संवेदना और ज्ञान ये सब मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, मानसिक विकास है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों, ये ऑप्शन दिया था कथन स्टैनले हॉल ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि संघर्ष ज़िंदगी में आते हैं। एक हॉल में अगर रहेंगे बहुत सारे बच्चे किशोर, तो उनके मध्य संघर्ष होगा, तनाव होगा और तूफान मतलब आपस में विरोधाभास होता है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे का मानसिक विकास को थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। तो ये कथन किसने दिया था? हॉल ने दिया था। आप इसे याद रखने ना, हॉल में किशोरों में संघर्ष और तूफान उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता। दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा नैतिकता का होना, क्योंकि शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता होती है और दूसरों पर निर्भर भी होता है। तो अपना राइट आंसर नैतिकता नहीं पाई जाती शैशवावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? विकास का इसमें नियम बताना है, सिद्धांत बताना है। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, बिल्कुल राइट है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है, भी बिल्कुल सही है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। विकास कभी भी रुकता नहीं है और विकास स्नेह होता है, विकास धीरे धीरे
होता है तो विकास बिल्कुल धीरे धीरे होता है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। ये गलत ऑप्शन है, वैसे अपना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? तो एरिक्सन ने जो 8 अवस्थाएं दी है वो किस आयु गैप के लिए दी है? तो ये दी है दोस्तों जन्म से मृत्यु के बाद तक। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर मृत्यु तक एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं में बांटा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन और दौड़ना। तो दोस्तों यहाँ पे चिंतन है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जो खेलना है वो शारीरिक प्रक्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है वो ऑटोमेटिक होती है दोस्तों, इसमें किसी संज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, किसी मस्तिष्क की जरूरत नहीं होती। और दौड़ना ये भी एक शारीरिक प्रक्रिया है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा चिंतन। चिंतन एक संज्ञानात्मक या मानसिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इनमें से कौन सा कारक है जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता? तो परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति और धार्मिक वातावरण। तो मानसिक विकास को दोस्तों धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता, परिवार का वातावरण प्रभावित करता है। अगर किसी परिवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके परिवार वाले आवाज़ में बात करते हैं तो बच्चा भी उसी आवाज़ में बात करना सीख जाता है। तो परिवार का वातावरण इससे प्रभावित कर देगा उसके मानसिक विकास को। और जैसी मानसिकता परिवार वालों की होगी, बच्चे की मानसिकता भी वैसे ही होती है। अगला है परिवार की सामाजिक स्थिति। तो जैसी सामाजिक स्थिति, अगर अच्छे पढ़े लिखे पैसों वाले समाज में अगर अच्छी स्थिति है तो उस बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होगा। और अगर सामाजिक स्थिति, अगर समाज में परिवार की स्थिति डाउन है तो उस बच्चे का विकास भी कम होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, इसका भी देखो मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे को सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिससे वो कुंठित होने लग जाता है। लेकिन धार्मिक वातावरण है वो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं। तो परिवार है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बालक के भाषा विकास में योगदान देता है। एक बच्चा है वो बोलना सीख जाता है, शब्दों को जानना सीख जाता है, चीज़ों के नाम सीख जाता है, वो परिवार में ही सीखता है। विद्यालय में दोस्तों उसका परिमार्जन किया जाता है, उसके शब्दों को और नए ज्ञान भी जोड़ा जाता है, लेकिन उसको एक क्रमबद्ध तरीके से सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? एरिक्सन ने, कोलबर्ग ने, फ्रायड ने या पावलोव ने? तो नैतिक तर्क का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत दोस्तों कोलबर्ग का है। एरिक्सन ने दिया था दोस्तों मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, फ्रायड ने दिया था, मैं अभी थोड़ा सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्धांत दिया था। कौन सा? अगला प्रश्न है दोस्तों, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? कोल पियर्सन ने, मेंडल ने, मैकडूगल ने और पावलोव ने? तो वंशानुक्रम है दोस्तों, वंशानुक्रम के जनक है अपने मेंडल है, उन्होंने ही वंशानुक्रम के सिद्धांतों पर चूहों पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई तथा वजन। तो दोस्तों अपना राइट आंसर हो जाएगा लंबाई और वजन है वो भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता। स्वास्थ्य है वो भाषा विकास को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई बच्चा स्वस्थ नहीं है, गूंगा है,
तो उसका भाषा विकास, या बहरा है तो उसका भाषा विकास धीरे धीरे मतलब नहीं हो पाता है उतना। अभिप्रेरणा है तो वो भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता की वजह से भी भाषा का विकास प्रभावित होता है। तो अपना राइट आंसर है लंबाई और वजन से भाषा का विकास प्रभावित नहीं होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो ऊर्जावान और मित्रवत बालक की विशेषता इनमें से नहीं है दोस्तों कि वो आसानी से चिढ़ जाता है। ऊर्जावान और मित्रवत होगा वो आसानी से चिढ़ेगा नहीं। बाकी वो खुशमिजाज होगा, सामाजिक रूप से भाग लेगा, वो सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेगा, समाज में भी उठने बैठने में वो सही मतलब अच्छा होता है, और उसमें ऊर्जा का स्तर भी अच्छा होता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत, या भावना संबंधी आदत। दोस्तों ये भावना संबंधी आदत होती है। बच्चा दूसरों के प्रति सहानुभूति, वो उसकी भावनाएं हैं, संवेग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने, कार्ल रोजर्स ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, और इवान पावलोव ने। तो दोस्तों कार्ल रोजर्स ने पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? एरिक्सन ने, फ्राइड ने, पियाजे ने, या फ्रोम ने। दोस्तों ये है एरिक्सन का जो सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत, उसकी अवस्थाओं में आती है मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्तरीय के विकास को समझने की में सहायता की है? जो वस्तु स्थायित्व का विकास है उसके बारे में किसने बताया दोस्तों? तो वो बताया पियाजे के जो सिद्धांत है उसके अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व या वस्तु स्थिरता की विकास होता है, वो है पियाजे के सिद्धांत में आता है दोस्तों। अगला और लास्ट प्रश्न है, सॉरी दोस्तों 49 क्वेश्चन होंगे अपने। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए ताकि एक पूरी ऊर्जा के साथ अपनी एक वीडियो बना सके, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी में बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।